नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों आर्टिकल 21 मतलब आर्टिकल 21। दोस्तों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है हमारा। तो आज की क्लास को आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनिए ताकि आपको आपका जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों जो आर्टिकल 21 है मतलब आर्टिकल 21 कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब दोस्तों क्या है, इसमें जो दोस्तों सबसे पहला वर्ड है दैट इज नो पर्सन। पर्सन मतलब ये जो राइट है ये फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है दोस्तों, सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स एज वेल। तो दोस्तों इसमें है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब हुआ कि हमसे हमारे जीने का अधिकार कोई भी नहीं छीन सकता दोस्तों। हमारी पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ को कोई भी कर्टेल नहीं कर सकता, कोई भी इस आर्टिकल का वायोलेशन नहीं कर सकता। सिर्फ एक एक्सेप्शन है दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब अगर हमारा कानून आपको इजाजत देता है, उसकी परमिशन देता है, तभी आप हमारे इस आर्टिकल का हनन कर सकते हैं, वरना इस आर्टिकल का हनन नहीं कर सकते दोस्तों। एंड दोस्तों आर्टिकल 44 है जो मतलब सॉरी नॉट आर्टिकल, जो हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1978 का, इसने इस आर्टिकल को इनएलिएनेबल राइट बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्यूरिंग इमरजेंसी ऑल्सो, जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है उस टाइम भी दोस्तों इस आर्टिकल का वायोलेशन नहीं किया जा सकता, इसको सस्पेंड नहीं कर सकती हमारी गवर्नमेंट। तो दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आज हम इसी आर्टिकल की वजह से चैन से दोस्तों जी पा रहे हैं। अगर ये आर्टिकल ना हो तो आप कह सकते हैं कि आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। यही है जो आपको पर्सनल लिबर्टी प्रोवाइड करता है दोस्तों। एंड दोस्तों अगर मैं इस चीज को एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो आज हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स दोस्तों डिस्कस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के केसेस को भी डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को आप और भी ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, आपको ज्यादा मजा आएगा दोस्तों। अब अगर इसका एक एग्जाम्पल है दोस्तों, मान लीजिए कोई व्यक्ति मर्डर करता है तो पुलिस उसके पास जाती है उसको अरेस्ट करने, उसको गिरफ्तार करने। तो दोस्तों पुलिस वहां पे जब उसको गिरफ्तार करने जाती है तो पुलिस को सबसे पहले उस व्यक्ति को रीजन बताना होगा कि उस व्यक्ति को क्यों अरेस्ट कर रही है पुलिस। तो दोस्तों ये मैंडेटरी है, यानी कि आप देख रहे हैं प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। अब दोस्तों अरेस्ट करने का मतलब क्या हुआ, उसकी लिबर्टी तो उससे छीन रहे हैं। अगर लिबर्टी है तो फिर उसको अरेस्ट क्यों कर रहे हो। अरेस्ट मतलब लिबर्टी तभी छीन सकते हो जब आप प्रोसीजर को फॉलो करोगे, लॉ को मतलब लॉ के प्रोसीजर को फॉलो करोगे, तभी आप किसी की लिबर्टी को उससे छीन सकते हैं। तो दोस्तों पहला है अरेस्ट किया तो रीजन बताया। फिर दोस्तों क्या होता है, जब पुलिस अरेस्ट करती है तो उसको 3 बातें और बतानी होती है उस अपराधी को कि वो बेल भी ले सकता है। अगर वो ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस है तो वो बेल के लिए भी अप्लाई कर सकता है। दूसरी चीज दोस्तों पुलिस बताएगी कि वो लॉयर भी रख सकता है अपने लिए, राइट टू हैव लॉयर, अपने लिए एक वकील एक तरह से नियुक्त करवा सकता है तो वो जो कि उसके बिहाफ पे उसको डिफेंड करे। तीसरा है दोस्तों राइट टू रिमेन साइलेंट। पुलिस है वो क्रिमिनल को ये भी बताएगी कि आपके पास एक मौलिक अधिकार है राइट टू रिमेन साइलेंट। मतलब पुलिस उस क्रिमिनल को फोर्स नहीं कर सकती कि खुद के खिलाफ ही वो विटनेस बन जाए। आपने देखा होगा पुलिस मार पीट के बोलती है ना बहुत सारे अपराधियों को कि चल अपना गुनाह कबूल कर। तो दोस्तों ये चीज भी पुलिस नहीं कर सकती। पुलिस को उसको समझाना है कि आप अपने खिलाफ विटनेस मत बनिए, आपका ये मौलिक अधिकार है कि राइट टू रिमेन साइलेंट। एंड दोस्तों अगली बात है कि जब उसको अरेस्ट करती है पुलिस तो 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना होता है। मतलब कोर्ट में उसकी पेशी की जाती है दोस्तों 24 घंटे के अंदर अंदर। ये है दोस्तों प्रोसीजर अगर किसी को अरेस्ट करना है तो। अब मान लीजिए ये प्रोसीजर ही फॉलो नहीं हो रहा, आपने किसी की लिबर्टी छीन ली अरेस्ट करके, बट ये आप लिबर्टी छीन सकते हैं क्यों, क्योंकि आपने प्रोसीजर फॉलो किया, अरेस्ट किया, फिर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश भी किया। अब मान लीजिए दोस्तों पुलिस अरेस्ट करती है, रीजन भी नहीं बताती, बेल वगैरह भी कुछ समझाती नहीं, एंड मैजिस्ट्रेट के सामने भी 24 घंटे में पेश नहीं करती।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पुलिस है वो प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रही, एंड इस केस में दोस्तों इसका बोला जाएगा आर्बिट्रेरी अरेस्ट। आर्बिट्रेरी अरेस्ट का मतलब दोस्तों यही होता है कि पुलिस ने कानून को फॉलो नहीं किया, लॉ को फॉलो नहीं किया, अपनी मनमर्जी करी उस टाइम पे, तो इसको कहेंगे आर्बिट्रेरी अरेस्ट। एंड दोस्तों इस केस में हमारा इस आर्टिकल का वायोलेशन हो रहा है दोस्तों। एंड दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या पुलिस क्रिमिनल्स को मार सकती है, मतलब एनकाउंटर कर सकती है? आपने देखा होगा ना, शूट आउट कर देते हैं, तो पुलिस ऐसा कर सकती है? तो दोस्तों नहीं, क्योंकि इसमें भी लिखा है इस आर्टिकल में राइट टू लाइफ, हम किसी की जान नहीं ले सकते दोस्तों, सबके पास सबका जीने का अधिकार है, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है दोस्तों। तो पुलिस मार नहीं सकती दोस्तों। अगर पुलिस ने मारा इसका मतलब क्या हुआ, पुलिस ने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया दोस्तों। अब दोस्तों अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 केसेस में अपने एक तरह से इसकी ब्रॉडर डेफिनेशन निकाली है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978 एंड फ्रांसिस कुरेले मोलिन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1981, ये दोनों केस के नाम है दोस्तों। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने ब्रॉडर डेफिनेशन दी। ब्रॉडर डेफिनेशन का मतलब जो वर्ड लाइफ है, सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि इस वर्ड का मतलब क्या है। अब दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कि मान लीजिए किसी लड़की की शादी होती है एंड वो ऐसे घर में चली जाती है जहां पे उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, मतलब ना ही उसको कहीं घूमने जाने दे रहे हैं, ना ही उसको उसकी पसंद का खाना खिला रहे हैं, ना ही उसको टीवी देखने दे रहे हैं, बस एक कमरे में रखा हुआ है, उसे बालकनी तक में भी नहीं जाने दे रहे उनके घर की, जो है कि कोई देख ना ले, हमारे घर में ऐसा नहीं होता। तो एक तरह से आप कह सकते हैं उसको कैद कर रखा है घर के अंदर। तो दोस्तों उसकी सांसें तो चल रही हैं, मतलब राइट टू लाइफ जो है उसकी सांसें तो चल रही है, वो जिंदा है, बट क्या इसे आप कहेंगे राइट टू लाइफ? क्या वो सही से अपनी जिंदगी को जी पा रही है दोस्तों? वो तो कैद है घर में। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इन दोनों जजमेंट में बोला, मतलब मेनका गांधी एंड फ्रांसिस कुरेले केस में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लाइफ का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, मतलब सिर्फ ब्रीदिंग करने को हम लाइफ नहीं कहेंगे। लाइफ का मतलब है कि लिविंग लाइफ विद चॉइस एंड डिग्निटी। इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी चॉइस के हिसाब से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, एंड यही इस शब्द का मतलब है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला दोस्तों। एंड चॉइस एंड डिग्निटी का मतलब दोस्तों ये है कि अपनी मर्जी से प्लस एक तरह से सब लोग अपने सम्मान से अपनी जिंदगी को जी सकें, इस वर्ड का दोस्तों मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये निकाला। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए कोई ऑफिस का वर्कर है, मतलब कोई ऑफिस से काम करके आया, सुबह 8 बजे गया, रात को 9 बजे घर पहुंचा, पूरा थक गया बेचारा दिन भर काम करके। अब वो घर खाने पीने के बाद जब घर आता है, खाना पीना खाता है, फिर उसको नींद आती है दोस्तों। मान लीजिए 10 बजे सोने जाता है, एंड जैसे ही 10 बजे वो सोने जाता है तो क्या होता है, आस पड़ोस में डीजे बजाने लगते हैं लोग, लाउड स्पीकर्स। तो इस केस में दोस्तों क्या उसको नींद आएगी? क्या वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहा है, अपनी चॉइस के हिसाब से सो पा रहा है? अगर सब लोग लाउड स्पीकर्स बजाएंगे जिस टाइम सबका सोने का टाइम होता है, तो क्या वो व्यक्ति सो पाएगा दोस्तों? नहीं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ये भी आप कह सकते हैं इसलिए ऑप्शन दिया है ताकि लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। इसलिए दोस्तों हमारे देश में क्या है कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर्स बजाना अलाउड नहीं है, ताकि लोग शांति से सो सकें। बेचारे थक हार के ऑफिस से काम करके आते हैं, एंड अगर उसके बाद वो अपनी लाइफ को सही से एंजॉय भी ना कर सके, सही से आराम ना कर सके, सही से नींद उनकी पूरी ना हो, तो क्या उसे राइट टू लाइफ कहा जाएगा? लिविंग लाइफ विद चॉइस एंड डिग्निटी कहा जाएगा दोस्तों? नहीं। इसलिए दोस्तों राइट टू स्लीप भी हमारा मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के अंदर। तो दोस्तों ये जो ब्रॉडर डेफिनेशन थी लाइफ की, ये इन दोनों केसेस से आया था। आप इन दोनों केसेस के नाम याद रखिएगा। अभी दोस्तों हम मेनका गांधी केस को बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी क्लास में दोस्तों लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तब हम इस केस को दोस्तों डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों मैंने 5 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं इस आर्टिकल से रिलेटेड। ये सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जजमेंट्स हैं। आप अपने आंसर में अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मेंशन करेंगे तो मैं आपको 200% गारंटी दे रहा हूं कि आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। आपको आधा या 1 नंबर ज्यादा मिलेगा जब आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को दोस्तों मेंशन करेंगे अपने आंसर्स में। चाहे आप यूपीएससी मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर दे रहे हैं इस भारत देश में, तो आप अगर इसको मेंशन करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे दोस्तों।
अब दोस्तों पहला केस है शफीन जहां वर्सेस अशोकन केएम केस। इसको दोस्तों हादिया केस भी कहा जाता है या जिहाद केस भी किया जाता है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि एक हिंदू लड़की होती है एंड उसको एक मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है, एंड प्यार हो जाता है दोस्तों तो वो शादी करना चाहती है उस मुस्लिम लड़के से। बट आप समझ सकते हैं कि हिंदू है एंड मुस्लिम है तो दोनों की फैमिली अलाउड करेंगे नहीं, तो जो लड़की होती है ये अपना धर्म चेंज कर लेती है, हिंदू से मुस्लिम बन जाती है एंड फिर शादी कर लेती है। तो जो लड़की के फादर हैं, अशोकन नाम है उनका, मिस्टर अशोकन, ये क्या करते हैं, केरला हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर देते हैं कि इस लड़के ने, मतलब मुस्लिम लड़के ने मेरी लड़की का ब्रेन वॉश किया एंड उसका धर्म का परिवर्तन कर दिया, मतलब उसका जो रिलीजन है उसको चेंज कर दिया हिंदू से मुस्लिम। तो दोस्तों जो केरला हाई कोर्ट है उन्होंने बोला कि इनकी जो शादी हुई, मतलब धर्म चेंज करने के बाद उन्होंने जो शादी करी, केरला हाई कोर्ट ने उस शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने बोला कि ये एक तरह से नहीं कर सकते, ब्रेन वॉश करके ऐसे आप रिलीजन को चेंज नहीं कर सकते। बट दोस्तों फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी जाती है इसी केस को लेके, एंड दोस्तों सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि शादी करना मतलब राइट टू मैरी, एंड वही जो मैंने आपको बताया फेथ वाली बात कि हिंदू से अगर आपको मुस्लिम में चेंज होना है, आप अपनी मर्जी से, आपको जिस धर्म पे भरोसा है उसमें आप एक तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी आप किस रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू मैरी एंड राइट टू फेथ ये हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट की जजमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये दो राइट्स दोस्तों इस आर्टिकल में ऐड कर दिए, दैट इज राइट टू मैरी एंड राइट टू फेथ। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट टू मैरी कौन से केस से आर्टिकल 21 में डाला गया था। ये दोस्तों यूपीएससी में पूछा भी गया है कि राइट टू मैरी आर्टिकल 21 का पार्ट है या किसी और आर्टिकल का पार्ट है। एंड देन दोस्तों नेक्स्ट केस है हमारा विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये दोस्तों जो ये केस है ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपको पता होगा कि राजस्थान में दोस्तों पहले के टाइम पे बाल विवाह बहुत होते थे, मतलब जो चाइल्ड मैरिजेस थे वहाँ के लिए कॉमन थे, वहाँ की पब्लिक को उतना फर्क नहीं पड़ता था। बट दोस्तों एक दिन एक लेडी थी जिनका नाम है भंवरी देवी, इनको बुरा लगा, ये कह रही थी उस टाइम पे कि बाल विवाह करना क्यों, बच्चों को पहले पढ़ने दीजिए, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने दीजिए, मतलब उनको जॉब करने दीजिए, उनको करियर सेट करने दीजिए, उसके बाद फिर आप शादी वगैरह करिए। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर पूरा सोसाइटी अगर किसी चीज़ को सपोर्ट कर रही है चाइल्ड मैरिज को, एंड उस बीच अगर कोई अकेली औरत उठ के उसका विरोध करती है तो उस औरत का क्या करेंगे ये लोग। तो दोस्तों क्या हुआ, ये औरत जहाँ पे काम करती थी वहाँ पे इसका गैंग रेप हुआ दोस्तों, क्योंकि इसने अपोज किया था किसको, चाइल्ड मैरिज को। एंड दूसरी बात दोस्तों गैंग रेप के अलावा इनका सोशो इकोनॉमिक बॉयकॉट किया गया, मतलब सोशो का मतलब दोस्तों समाज से एक तरह से इनको निकाल दिया गया, कोई इनसे बातचीत नहीं कर रहा, कोई इनसे रिश्ता नहीं रखना चाहता था। एंड इकोनॉमिक का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि कहीं भी इनको जॉब नहीं मिल रही, पैसे से रिलेटेड भी इनको एक तरह से बॉयकॉट कर दिया गया दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति का सोशो इकोनॉमिक बॉयकॉट करेंगे, मतलब अगर उसको समाज में सही से जीने ही नहीं देंगे, तो इस आर्टिकल का वायोलेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है, लिविंग लाइफ विद चॉइस एंड डिग्निटी, वो अपनी चॉइस के हिसाब से नहीं जी पा रही, उनका एक तरह से इस आर्टिकल का वायोलेशन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों गाइडलाइंस जारी करी इस केस के बाद, जिसे कहा जाता है विशाखा गाइडलाइंस में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इनका दोस्तों गैंग रेप हुआ था, कहाँ पे हुआ था, जहाँ पे ये काम करती थी, 3-4 लोगों के द्वारा हुआ था। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वर्क प्लेस पे जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई ऐसी घिनौनी हरकत ना करे रेप से रिलेटेड। तो सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस जारी करी। एंड दोस्तों इसी गाइडलाइंस को लेटर ऑन, मतलब कुछ साल बाद सरकार ने कन्वर्ट कर दिया पॉश एक्ट में। पॉश एक्ट का मतलब है दोस्तों प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013। दोस्तों अभी कुछ साल पहले हमारे देश में मी टू कैंपेन चल रहा था, हैशटैग मी टू कैंपेन, तो वो भी इसी एक्ट से रिलेटेड था, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013। तो ये होगा हमारे दोस्तों दोनों केस। अब तीसरा है दोस्तों हुसीन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार थ्रू होम सेक्रेटरी।
ये केस भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, एक लेडी है कपिला हिंगोरानी, ये एक वकील थी दोस्तों, एंड ये क्या थी, वकील थी। तो ये गई थी वहां पर बिहार में, ये किसी जेल में मतलब विजिट करने गई, किसी जेल को देखने गई। तो वहां पे इनकी मुलाकात एक औरत से हुई, एक लेडी से हुई। इन्होंने उन लेडी से पूछा कि आप कितने सालों से जेल में हैं। तो उस लेडी ने बोला कि मैं 10 सालों से जेल में हूं एंड मेरे को चोरी के इल्जाम में ये सजा हुई। तो इन्होंने पूछा कि चोरी की सजा की तो हमारे देश मतलब अगर कोई चोरी करता तो उसकी सजा तो 2 से 3 साल ही है मैक्सिमम, तो आप 10 साल से क्या कर रही हैं, आपका कोर्ट नहीं गई, आप मजिस्ट्रेट के पास नहीं गई। तो वो जो लेडी हैं वो इनसे बोलती हैं कपिला जी से कि कोर्ट क्या होता है, मेरे को तो कभी कोर्ट ले ही नहीं गए। तो दोस्तों यहाँ पे उनका क्या वायोलेशन हो रहा है, अगर उनको कोर्ट नहीं ले गए 24 घंटे के अंदर उनको मजिस्ट्रेट के पास पेश ही नहीं किया, वायोलेशन हुआ। अगर 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं किया तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, आर्बिट्रेरी अरेस्ट हुआ, मतलब पुलिस ने अपनी मनमर्जी करी। तो दोस्तों इसे कहा जाता है इलीगली डिटेन किया उनको, मतलब गैर कानूनी रूप से उनको डिटेन करके रखा था पुलिस थाने में, मतलब जेल के अंदर। तो दोस्तों ये जो कपिला हिंगोरानी जी है, इन्होंने PIL दोस्तों इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी। एंड PIL की फुल फॉर्म है दोस्तों पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब अगर किसी चीज से बहुत ही बड़ी जनता को मतलब लार्जर पब्लिक को अगर किसी चीज से फर्क पड़ता है तो कोई भी व्यक्ति ऑन बिहाफ ऑफ दैट पब्लिक सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है। इसे ही दोस्तों PIL कहते हैं। एंड हमारे देश की सबसे आप कह सकते हैं फेमस PIL, जो सबसे पहली फेमस PIL थी वो यही थी। इसमें जब दोस्तों इन्होंने फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसे नहीं कर सकते आप, बिल्कुल भी इलीगली डिटेन 10 सालों तक मतलब इतना डिले कर दिया प्रोसेस को, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्पीडी ट्रायल भी हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 में स्पीडी ट्रायल है। एंड स्पीडी ट्रायल का मतलब है कि आपकी सुनवाई जल्दी जल्दी हो, पुलिस सारे काम जल्दी जल्दी करे, ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती जेल में बैठा के रखे। एंड दूसरा है दोस्तों फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड का मतलब है कि अगर आप अपने पैसों से वकील हायर नहीं कर सकते तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है आपको वकील हायर करके देगी। दोस्तों गवर्नमेंट आपको वकील प्रोवाइड करेगी। तो आपसे ये भी पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में कि फ्री लीगल एड एंड स्पीडी ट्रायल हमारा फंडामेंटल राइट है या नहीं, एंड अगर है तो ये कौन से केस से मिला था हमें। तो आप कह सकते हैं ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21। अब दोस्तों जो नेक्स्ट केस है हमारा वो है जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसे दोस्तों आधार जजमेंट भी कहा जाता है, इस नाम से भी ये काफ़ी फेमस है। आपने देखा होगा कभी भी बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो आपसे आधार वगैरह मांगते हैं तो लोग डिनाई करते हैं कि नहीं हमारा फिंगरप्रिंट है, वो हमारी प्राइवेसी है, हम आपको नहीं देंगे। तो दोस्तों वो लोग जबरदस्ती करते थे। तो जो KS पुट्टास्वामी साहब है इन्होंने पिटीशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में, ये खुद भी सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जज रह चुके थे। इन्होंने पिटीशन फाइल कर दी एंड इन्होंने बोला कि जज साहब राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट होना चाहिए, क्योंकि क्या बोलते हैं हमारी प्राइवेसी से रिलेटेड बातें हैं तो हम क्यों किसी को अपना आधार वगैरह दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों बोला कि राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। अब दोस्तों इस राइट का कोई वायोलेशन नहीं कर सकता। एंड दोस्तों अब इसी केस से रिलेटेड अगर प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट बना दिया तो आने वाले कुछ टाइम मतलब क्या बोलते हैं जैसे ही प्राइवेसी को बनाया इसके कुछ टाइम बाद दोस्तों इन्होंने नवतेज सिंह जौहर केस में क्या किया। नवतेज सिंह जौहर केस दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने किया कि जो सेक्शन 377 है यानी 377 इंडियन पीनल कोड का उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इस सेक्शन में दोस्तों था कि जो LGBT कम्युनिटी के लोग थे, एक तरह से आप कह सकते हैं ना होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज कर रखा था, मतलब पनिशेबल ऑफेंस था। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो राइट टू प्राइवेसी अगर हमारा आर्टिकल 21 का पार्ट है, मतलब हमारा मौलिक अधिकार है, तो LGBT कम्युनिटी जो है मतलब लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर्स, इनकी भी एक तरह से ये प्राइवेसी की बात है एंड इनका भी ये मौलिक अधिकार होना चाहिए अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को एक तरह से इनकी मर्जी से होना चाहिए कि ये किस सेक्सुअल ओरिएंटेशन में रहना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया इस सेक्शन को। एंड दोस्तों फिर जैसे ही डीक्रिमिनलाइज किया तो फिर जो हमारे LGBT कम्युनिटी के लोग थे इनके पास भी ये मौलिक अधिकार है अब एक तरह से राइट टू प्राइवेसी एंड अपनी किस स्टाइल से अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं
इस लाइन को दोस्तों आप याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने इसी लाइन को ध्यान में रखते हुए सारी जजमेंट दी है दैट लिविंग लाइफ विद चॉइस एंड डिग्निटी। एंड एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग पहले ऐसे नहीं जी पाते थे, बट जैसे ही सेक्शन हटाया अब वो लोग भी अपनी लाइफ को दोस्तों अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं विद चॉइस एंड डिग्निटी। अब दोस्तों जो नेक्स्ट केस है दैट इज मतलब इसमें दो तीन नाम है दोस्तों, बट इसमें जो मेन क्वेश्चन है वो है राइट टू डाई। अगर हमारे पास राइट टू लाइफ है, मतलब हमारा जो जीने का अधिकार है, तो क्या हमारा मरने का अधिकार भी है इस आर्टिकल के तहत? ये क्वेश्चन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पास आया। तो पी रथिनाम केस में दोस्तों, केस का नाम है पी रथिनाम केस, इसमें ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के पास आया कि राइट टू डाई क्या आर्टिकल 21 का पार्ट है या नहीं। तो दोस्तों इसमें एक एग्जांपल देके समझाया गया कि सपोज आर्टिकल 19 जो है 19, उसमें है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमारे बोलने का अधिकार। तो दोस्तों उस केस में क्या है कि जरूरी नहीं है कि आप बोले ही बोले, अगर आपको चुप रहना है तो आप चुप रहिए, बट आपको बोलने से भी कोई नहीं रोक सकता क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच भी ली हुई है, यानी राइट टू स्पीक भी है, राइट नॉट टू स्पीक भी है। कोई आपको जबरदस्ती भी फोर्स नहीं कर सकता कि आप बोलिए ही बोलिए। तो इन्होंने यही बोला कि अगर राइट टू लाइफ है तो राइट टू डाई भी होना चाहिए। वही एग्जांपल देके कि या तो मेरे जीने का मन करे या जीने का मन नहीं करे, जैसे उसमें था ना बोलने का मन करे या बोलने का मन नहीं करे, जीने का मन करे जीने का मन नहीं करे। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भी बोल रही है यस यू आर करेक्ट। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्शन 309 है, सेक्शन 309 दोस्तों जो है ये कहता है कि अगर आप फांसी अपने आप को लगाते हैं, अगर आप खुद सुसाइड करना चाहते हैं, अगर आप मतलब मान लीजिए पंखे से फांसी लगा रहे हैं, अगर आप मर गए तब तो आप ऊपर पहुंच गए, बट अगर आप जिंदा रह गए तो आपके लिए भी वो पनिशेबल ऑफेंस है, आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। मतलब अगर फांसी सक्सेसफुल रही है आपकी तो आप ऊपर, वरना फिर जेल में। दोस्तों ये सेक्शन 309 कहता है। बट जैसे ही पी रथिनाम केस में बोला कि राइट टू डाई भी हमारा आर्टिकल 21 का पार्ट होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को स्ट्रक डाउन कर दिया, बोला कि अब से ये सेक्शन नहीं रहेगा, राइट टू डाई भी हमारा मौलिक अधिकार है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्या होता है दोस्तों, ज्ञान कौर केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के पास फिर एक नया क्वेश्चन आया। ये जो सेक्शन 306 है ज्ञान कौर केस में, सेक्शन 306 क्या कहता है दोस्तों कि अगर आप किसी की एक तरह से मतलब कोई आत्महत्या अगर करना चाहता है एंड अगर आप उसकी मदद करेंगे तो वो भी पनिशेबल ऑफेंस है, आपको जेल होगी। मान लीजिए कोई फांसी लगाना चाहता है खुद को, तो आप उसकी मदद कर रहे हैं कि पंखे से लटकाने में उसको पूरा अच्छे से उसकी सहायता कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, तो ये दोस्तों पनिशेबल ऑफेंस है। बट ये जो ज्ञान कौर केस में जो पेटिशनर्स थे इन्होंने बोला कि जज साहब अगर राइट टू डाई हमारा फंडामेंटल राइट है, मतलब मरने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, तो अगर मान लीजिए कोई मरना चाहता है, कोई फांसी लगाना चाहता है, तो हम तो उसकी मदद ही कर रहे हैं, मतलब उसके आर्टिकल 21 को फॉलो करने में उसकी मदद ही कर रहे हैं। तो इस सेक्शन का क्या मतलब कि अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं उसके इस आर्टिकल इस मौलिक अधिकार को एक तरह से आर्टिकल 21 में जो लिखा है राइट टू डाई, अगर इसको हम सपोर्ट कर रहे हैं कि कोई मरना चाहता है उसको मरने में मदद कर रहे हैं, तो हमें जेल में क्यों भेज रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट दोस्तों मना कर देता है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, ये गलत बात है, आप किसी को मरने में उनकी मदद नहीं कर सकते। एंड सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों अपनी जो प्रीवियस जजमेंट थी पी रथिनाम केस में, इसको भी एक तरह से बोला, ओवर रूल कर दिया कि नहीं उस टाइम हम गलत थे, ऐसा नहीं हो सकता, राइट टू डाई इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये दोस्तों ज्ञान कौर केस में निकला कि राइट टू डाई इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। एंड ये दोनों के दोनों सेक्शंस आज भी हमारे देश में है दोस्तों। अब दोस्तों जो नेक्स्ट चीज़ है वो है अरुणा शानबाग। ये मैंने जो नाम लिखा है अरुणा शानबाग, थोड़ा मैं कटिंग कर दी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, इतने सारी कटिंग कर दी। बट दोस्तों जो नाम है अरुणा शानबाग, स्पेलिंग एरी मैं आपको बताता हूँ इनकी हिस्ट्री। ये एक नर्स थी महाराष्ट्र के किसी सरकारी हॉस्पिटल में। तो दोस्तों वहाँ पे क्या होता है, इनके साथ कोई वार्ड बॉय इनका रेप कर देता है, बहुत ही मतलब घिनौनी तरीके से रेप करता है, इतना दर्दनाक दोस्तों रेप करता है कि ये कोमा में चली जाती हैं। ये जो लेडी हैं उस टाइम ये लगभग 25-26 साल की थी, बट दोस्तों कोमा में चली गई है एंड लगभग 35-40 साल तक ये कोमा में ही रही दोस्तों। तो इनके बिहाफ पे इनके किसी फैमिली मेंबर ने या इनके किसी रिलेटिव एंड फ्रेंड ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी कि जज साहब जब वो जो लड़की है वो कोमा में है, मतलब सांस तो उसकी चल रही है बट वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे, लिविंग लाइफ विद चॉइस एंड डिग्निटी, अपनी चॉइस एंड अपनी डिग्निटी के हिसाब से आप कह सकते हैं कि
लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रही, तो ये भी तो आर्टिकल 21 का वायोलेशन ही है। तो कृपया करके हमें परमिशन दे दीजिए मर्सी किलिंग की, दैट इज यूथनेशिया। ये दोस्तों उनके रिलेटिव्स जो हैं अरुणा शानभाग के, ये सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मांगते हैं कि हमें परमिशन दे दीजिए कि ऐसी सांस चलने का क्या फ़ायदा, हमें परमिशन दीजिए कि हम उनको मार दें। मतलब इन जो लड़की है इनको हॉस्पिटल में ऐसा इंजेक्शन इनके अंदर इंजेक्ट कर दें ताकि इनकी इंस्टेंट डेथ हो जाए, एंड ये जिस स्टेट से गुजर रही हैं इनको भी एक तरह से आराम मिले, क्योंकि दोस्तों कोमा में हैं तो इनके जीने का कोई मतलब नहीं था, ऐसे इनकी फैमिली वालों ने बोला। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बट क्योंकि किसी को मारना भी अलाउड तो है नहीं दोस्तों, राइट टू डाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। बट दोस्तों ये जो जितनी भी जजमेंट थी, पी रथिनाम, ज्ञान कौर, अरुणा शानभाग, इन तीनों का कंक्लूजन सुप्रीम कोर्ट ने निकाला। वो कंक्लूजन क्या निकाला दोस्तों? राइट टू लिविंग विल। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से साइन करके पहले से ही, मतलब मान लीजिए कोई बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, कोई कैंसर पेशेंट है या कोई भी पेशेंट है, उसकी कंडीशन अगर क्रिटिकल है, बट हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले वो होश में था, तो उससे एक पेपर पे साइन करवा लीजिए, राइट टू लिविंग विल, कि वो व्यक्ति साइन कर दे कि अगर मैं ठीक होके आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैं ठीक नहीं हुआ एंड किसी कोमा लाइक सिचुएशन में चला गया तो कृपया करके मेरे को बाद में मेरी हत्या कर दी जाए, मेरे को मार दिया जाए। तो दोस्तों इसे कहा जाता है पीवीएस का मतलब परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला सिर्फ परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट की कंडीशन में ही हम लोग ये अलाउ कर सकते हैं राइट टू डाई वाला पार्ट, कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से राइट टू लिविंग विल साइन करके गया है एंड साइन करने के बाद वो कोमा में चला गया है, तब उस केस में हम परमिशन दे सकते हैं। बट दोस्तों वो भी बहुत रेयर केस में देते हैं, क्योंकि राइट किसी की ज़िंदगी को एक तरह से छीन लेना दैट इज़ नॉट गुड। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड दोस्तों ये था हमारा पूरा कंक्लूजन। अब दोस्तों जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ मेनका गांधी केस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एंड दूसरी बात दोस्तों, नॉर्मल मतलब एक तरह से अगर आप कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, आम जनता के नाते भी आपको ये पूरी चीज़ें देखनी चाहिए। जिम्मेदार नागरिक अगर हैं आप हमारे देश के, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। वो क्या है दोस्तों कि सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पिटीशन फाइल करी थी। वो पिटीशन क्या थी अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। 1978 में दोस्तों ये केस हुआ था। अब मैं इससे पहले आपको 3 एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लीजिए ये टंकी है, पानी की टंकी है दोस्तों, ठीक है। मैं 3 टंकी बना रहा हूँ आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए, समझाने के लिए। अब दोस्तों ये 3 टंकी है, ये पाइप है, ये पाइप है, ये पाइप है, बाकी ये तीनों टंकी है। मान लीजिए पानी साफ है, पानी इज क्लीन, मैंने सी लिखा, एंड पाइप भी साफ है। तो दोस्तों क्या होगा, ये भी साफ, ये भी साफ, तो जो पानी निकलेगा वो भी क्लीन वाटर ही निकलेगा। अब मान लीजिए क्या बोलते हैं, ये पानी साफ है, जो टंकी है उसका पानी साफ है, बट जो हमारा ये है पाइप, ये डर्टी है, मतलब गंदा है दोस्तों। तो जो पानी निकलेगा, पानी साफ है, बट जिस पाइप से निकलना है वो पाइप ही खराब है, तो दोस्तों पानी भी खराब निकलेगा। अब मान लीजिए जो पानी है ये ही खराब है, तो दोस्तों इसमें मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज़ कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं अभी अच्छे से दोबारा से समझाऊंगा। पानी दोस्तों, जो पानी है टंकी के अंदर वो खराब है, बट जो पाइप है वो सही है, तो जो पानी निकलेगा वो भी तो दोस्तों गंदा ही निकलेगा। तो ये तीनों एग्जाम्पल को आप एक तरह से 1 मिनट समझिए, इसके बाद अभी हम 5 मिनट बाद दोबारा इस एग्जाम्पल पे आएंगे दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा इस राइट का वायोलेशन एक ही केस में हो सकता है, दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मैं यहाँ पे दोबारा से दोस्तों लिख देता हूँ दैट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, PEBL शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। एंड लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की दोस्तों हम बात कर रहे थे। इस केस में दोस्तों क्या हुआ कि जो मेनका गांधी जी थी, इनके घर पे इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर पहुंच गए। तो इनकम टैक्स के जब इंस्पेक्टर इनके घर पहुंचे तो इनसे डिमांड करे कि मेनका गांधी जी कृपया करके अपना पासपोर्ट हमें दिखाइए। नो सॉरी, नॉट इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर, पासपोर्ट इंस्पेक्टर दोस्तों, इनकम टैक्स मेरे मुंह से गलती से निकल गया। पासपोर्ट इंस्पेक्टर मेनका गांधी जी के घर पहुंचे एंड इनसे डिमांड करी कि कृपया करके अपना पासपोर्ट हमें दिखाइए। तो मेनका गांधी जी बोले ठीक है, ये लीजिए मेरा पासपोर्ट ये रहा। तो दोस्तों जो आए होते हैं इंस्पेक्टर, वो इनको बोलते हैं कि हम आपका पासपोर्ट सीज कर रहे हैं, आपके पासपोर्ट को हम जब्त कर रहे हैं। तो
तो मेनका गांधी जी बोलती हैं वाई, आप मेरा पासपोर्ट क्यों जब्त कर रहे हैं। तो जो इंस्पेक्टर होते हैं वो बोलते हैं हमें नहीं पता वाई, हमें क्यों का आंसर नहीं पता, हमें ये पता है कि कैसे जब्त कर रहे हैं, मतलब हमें प्रोसीजर पता है हाउ। दोस्तों पासपोर्ट एक्ट के तहत इन्होंने बोला कि हम जब्त कर रहे हैं आपका पासपोर्ट एक्ट, एंड इसमें प्रोसीजर लिखा है कि हाउ, हम कैसे आपका पासपोर्ट जब्त कर रहे हैं। अभी हमने पढ़ा कि अगर प्रोसीजर सही है लॉ के हिसाब से तो वायोलेशन हो सकता है। अब दोस्तों पासपोर्ट जब्त करने का मतलब क्या हुआ कि अब मेनका गांधी जी फॉरेन कंट्री में नहीं जा सकती, मतलब सिर्फ इंडिया में ही रह जाएंगी। अगर दोस्तों आपको भारत के अंदर कहीं भी घूमना है तो आर्टिकल 19 आपको फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। वो आपका मौलिक अधिकार है कि भारत के अंदर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आप कहीं भी घूम सकते हैं। बट अगर आपको इंडिया के बाहर कहीं घूमना है तो वो आर्टिकल 21 देता है दोस्तों। वो क्यों देता है? क्योंकि लिविंग लाइफ विद चॉइस एंड डिग्निटी। चॉइस का मतलब आप अपनी मर्जी के हिसाब से इंडिया से कहीं भी बाहर घूम सकते हैं एंड वापस इंडिया में आ भी सकते हैं। बट इस केस में दोस्तों क्या हुआ, जब इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया एंड ये पूछती भी रह गई कि क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तब भी इनकम टैक्स वाले, मतलब ये बार बार इनकम टैक्स निकल रहा, पता नहीं क्यों, जो पासपोर्ट वाले हैं ये फिर से मतलब बोलते हैं कि हमें क्यों नहीं पता, हम यही बता सकते हैं हाउ। हमारे पास एक्ट है, हमारे पास कानून है, उसमें प्रोसीजर लिखा है, एंड अगर हम प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं तो हम आपके इस पर्सनल लिबर्टी को ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21। तो दोस्तों जो मेनका गांधी हैं ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये बोलते हैं कि जज साहब ये मेरे आर्टिकल 21 का वायोलेशन हो रहा है, कृपया करके मेरी मदद करिए। तो दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट होती है ये एक तो इनकी बात सुनती है मेनका गांधी जी की। मेनका गांधी जी ने बोला कि आर्टिकल 21 का वायोलेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अपनी चॉइस के हिसाब से ये नहीं जा पा रही, अपनी मर्जी के हिसाब से अब घूम फिर नहीं पा रही, तो दोस्तों इसलिए इसका वायोलेशन है अकॉर्डिंग टू मेनका गांधी जी। एंड जो ये हैं फिर जो सुप्रीम कोर्ट है ये यूनियन ऑफ इंडिया को बुलाते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार को बुलाते हैं एंड बोलते हैं भारत सरकार कृपया करके बताइए आप इनका पासपोर्ट क्यों ले रहे हैं। तो दोस्तों भारत सरकार बोलती है कि हमारे पास पासपोर्ट एक्ट है एंड जज साहब अगर हम किसी एक्ट को फॉलो करेंगे, अगर उसके प्रोसीजर को सही से फॉलो करेंगे, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो हम इनके इस राइट को ले सकते हैं, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला। सुप्रीम कोर्ट बोली ये भी बिल्कुल सही बात है, हमारे आर्टिकल 21 में लिखा है कि अगर आप प्रोसीजर को सही से फॉलो कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हमारा जो कानून है उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तब आप इस केस में इनका वायोलेशन कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये बोला, सुप्रीम कोर्ट बोली ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को भी दोस्तों अब एक तरह से आप कह सकते हैं चिंता हो गई, क्या चीज़ है भाई, समझ नहीं आ रहा कि एक तरह वायोलेशन भी हो रहा है पर्सनल लिबर्टी का कि अपनी चॉइस के हिसाब से नहीं घूम पा रही, प्लस ऐसा। एंड दोस्तों एक केस और था, दैट इज AK गोपालन केस। इस केस से पहले अब मैं आपको एक बीच में थोड़ा सा 1 मिनट के लिए समझा देता हूं। AK गोपालन केस 1950 में दोस्तों ये केस था। इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में AK गोपालन साहब ने पिटीशन फाइल करी। जो AK गोपालन है दोस्तों वो पॉलिटिकल लीडर थे उस टाइम के, एंड उनको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उस टाइम की, उन्होंने अरेस्ट कर लिया था। मैं यहाँ पे नाम भी लिख दे रहा हूँ, AK गोपालन। दोस्तों इनको अरेस्ट कर लिया था किस एक्ट में? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, मैंने PD एक्ट लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में। 1950 में ये एक्ट बनाया गया था। एंड दोस्तों इस एक्ट में लिखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जिस पे भी डाउट होगा वो उसको अरेस्ट कर लेगी। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बोला प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब कि इन्होंने क्राइम अभी किया नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला कि हमें डर है कि आप कहीं फ्यूचर में क्राइम ना करें, इसलिए उनको अरेस्ट कर लेती है। गवर्नमेंट को इनके ऊपर डाउट था कि ये क्राइम करने वाले हैं, इसलिए गवर्नमेंट इनको अरेस्ट कर लेती है। तो ये जो AK गोपालन साहब है ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। 1950 की बात बता रहा हूं दोस्तों। ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कृपया करके मेरी मदद करिए, मेरे को बिना बात पे अरेस्ट कर ले गया है। तो गवर्नमेंट से सुप्रीम कोर्ट पूछती है कि अरेस्ट क्यों किया? तो गवर्नमेंट फिर से बोलती है कि हमारे पास एक्ट है। एक्ट का मतलब हमने फिर से प्रोसीजर फॉलो किया है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एक्ट में लिखा है, हमने जो एक्ट में लिखा है उसी प्रोसीजर को फॉलो किया एंड इनकी लिबर्टी को इनसे छीन लिया, इनको उठा के जेल में डाल दिया। तो आर्टिकल 21 का वायोलेशन कर सकते हैं हम लोग।
तो जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, उन्होंने उस टाइम पे बोला कि ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने AK गोपालन साहब की बात नहीं मानी। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत अरेस्ट कर सकती है। अब दोस्तों जो अब ये था पहला केस, अब अभी हम पढ़ रहे थे मेनका गांधी केस। उसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने फिर से यही कहानी बताई कि पासपोर्ट एक्ट के तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका जो पासपोर्ट है उसको सीज कर सकते हैं। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप बेशक आप प्रोसीजर को सही से फॉलो कर रहे हैं, बट आपको जो ये लॉ है यही अगर सही नहीं है तो उस प्रोसीजर का फायदा क्या? अगर ये लॉ ही आप फालतू बना रहे हैं, ऐसा लॉ बना रहे हैं जो कि अन्याय करे लोगों के साथ, तो फिर उस बात का क्या फायदा? तो सुप्रीम कोर्ट बोली कि अब से हम लोग सिर्फ प्रोसीजर को ही चेक नहीं करेंगे, ये भी चेक करेंगे कि जो लॉ आप लोगों ने बनाया है ये अनजस्ट या अनफेयर तो नहीं है, मतलब ये अन्याय तो नहीं करेगा लोगों के साथ। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब से वो प्रोसीजर के साथ साथ लॉ को भी चेक करेंगे। एंड दोस्तों इसको कहा जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब मैंने जो आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया था दोस्तों, इसको मैं समझाता हूँ फिर से। देखिए ये जो मैंने टंकी है इसको आप मान लीजिए लॉ, यहाँ पे भी लॉ एंड यहाँ पे भी लॉ। अब दोस्तों जो ये था पाइप का काम था, ये इम्प्लीमेंटेशन का काम था, मतलब प्रोसीजर आप कह सकते हैं कि अगर पानी ये ठीक है, ये तो ठीक है, पानी वो दोनों साफ तो दोनों साफ। अब दोस्तों मान लीजिए पानी साफ है, मतलब हमारा जो कानून है ये ठीक है, बट जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है, जो उसका प्रोसीजर है वो सही से फॉलो नहीं हो रहा। अगर प्रोसीजर सही से फॉलो नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट उस केस में गवर्नमेंट को डांट लगाएगी एंड जो उन्होंने काम किया होगा उसको स्ट्रक डाउन कर देगी, क्योंकि इसमें लिखा है कि प्रोसीजर अगर सही से फॉलो नहीं करोगे तब फिर आप वायोलेट नहीं कर सकते हमारे फंडामेंटल राइट को। एंड दोस्तों ये था दूसरा एग्जांपल। अब तीसरा है दोस्तों कि अगर पाइप सही है, मतलब गवर्नमेंट जो है वो प्रोसीजर को तो सही से फॉलो कर रही है, प्रोसीजर को सही से फॉलो कर रही है, बट जो उनका ये लॉ है, मतलब यहाँ इस केस में जो पानी था, अगर पानी साफ नहीं है तो पाइप से पानी कैसे साफ निकलेगा? इसका मतलब जो लॉ है, अगर लॉ ही साफ नहीं है, लॉ ही सही नहीं है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन का क्या फायदा, इस प्रोसीजर का क्या फायदा अगर लॉ ही खराब है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अब से हम लोग लॉ को भी चेक करेंगे कि सही से लॉ आप लोग बना भी रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, मतलब कहीं ये लॉ किसी के साथ अन्याय तो नहीं कर रहा, अनजस्ट लॉ तो नहीं है, अनफेयर तो नहीं है। तो दोस्तों ये जो मेनका गांधी में ये आउटपुट निकल के आया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जो मैंने अभी आपको सारी कहानी बताई, इसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहा जाता है। मतलब अब से सुप्रीम कोर्ट लॉ को भी एक तरह से उसकी जांच पड़ताल करेगी, प्लस प्रोसीजर को तो दोस्तों पहले भी देखते ही थे अंडर आर्टिकल 21। दोस्तों जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है ये हमारे आर्टिकल में 21 में लिखा है, ये हमने बोरो किया है ब्रिटिशर से, मतलब यूनाइटेड किंगडम से। एंड जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में निकला मेनका गांधी वाले केस में, वो हमने बोरो किया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। वहां पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है एंड ब्रिटिश में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो किया जाता है। हमारे संविधान में दोस्तों सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के बारे में ही लिखा हुआ है। अगर आप रिटर्न पूछेंगे कि लिखा है कि नहीं लिखा है, तो सिर्फ ये लिखा है। बाकी जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से निकाला गया है, ये कहीं भी लिखा नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट इसी को फॉलो करती है दोस्तों, इसको भी करती है इसको भी करती है। मतलब हमारे देश में दोनों चीजें फॉलो होती हैं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। आर्टिकल 21 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये आर्टिकल पता होगा तो आपके राइट्स का वायोलेशन कोई इतनी आसानी से नहीं कर सकता दोस्तों। एंड अगर आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।